अब तक नूर जेल में लगभग 4 महीने बिता चुकी थी और उनका सर्किट ध्वस्त हो चुका था। फरवरी 1944 में एफ सेक्शन द्वारा 7 गुप्तचरों को पैराशूट से 2 उन स्थलों पर उतारा गया था जहां उनके स्वागत के लिए गेस्तापो के लोग खड़े थे। 4 गुप्तचरों को पोएती के करीब उतारा गया था। इनमें पहला था आरी जे एलेक्जांग। ये 22 वर्षीय फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट फिटर उंगेरी के लिए 300,000 फ्रैंक लेकर आया था, जिनके बारे में एफ सेक्शन को ये खबर ही नहीं थी कि वो काफ़ी पहले बंदी बनाए जा चुके थे। दूसरा था अमेरिका की खुफिया सेवा का आदमी रॉबर्ट बायली, जो वो रेडियो ऑपरेटर के रूप में आया था। और तीसरा एक कनाडा वासी फ्रेंड डेनिसेट था, जिसे गैरी के लिए हथियार चलाने की शिक्षा देने भेजा गया था। और चौथा था एंग्लो फ्रेंच जैक लेदू, जो ले मो के आसपास एक नया सर्किट शुरू करने जा रहा था। चारों गिरफ्तार कर लिए गए। अगली उड़ान 28-29 फरवरी को थी। खराब मौसम के बावजूद आतेल में ब्रिकलेयर नामक सर्किट स्थापित करने फ्रांस के अपनी दूसरी यात्रा के लिए निकल पड़े। उनके साथ कुरियर के रूप में मैदलीन देमरमेंट और रेडियो ऑपरेटर के रूप में लियोलेन ली थी। उनके उतरने के बाद में नूर को ऑपरेशन नर्स पर निर्देश प्रसारित कर दिए गए थे। एक बार फिर ये संदेश लंदन के अनजाने सीधा जर्मनों के पास पहुंचा। पेरिस के निकट तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एवेन्यू फर्स्ट ले जाया गया। जब आतेल में को इस छल का एहसास हुआ तो वो बौखला उठे। तब भी उन्होंने अपने छद्म किस्से पर अडिग बने रहते हुए कहा कि वो तो गैरी के साथ काम करने आए हैं और कुछ नहीं जानते। फोर्ट्सहाइम की कोठरी में बंद नूर को अनुमान ही नहीं था कि आतेल में लौट आए थे और गिरफ्तार कर लिए गए थे। एवेन्यू फर्स्ट से उन्हें ग्रास रोजिंग कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया गया, जहां उनकी हत्या कर दी गई। मैदलिन देमरमेंट को कार्ल्सरूहे भेज दिया गया, जहां से वो दखाव की यात्रा में नूर की सहयात्री बनी। लियोनेल ली की हत्या ग्रॉस रोजिन में कर दी गई। नूर नहीं जानती थी कि उनके रेडियो का इस्तेमाल गुप्तचरों को बहकाकर उनकी मौत की ओर ले जाने के लिए किया जा रहा था। इन गिरफ्तारियों के बाद जर्मनों ने लंदन को ऑपरेशन नर्स के बारे में संदेश भेजते हुए बताया कि उतरते समय आतिलमे का सर एक कंटेनर से टकरा गया है, जिससे उनकी खोपड़ी फूट गई है। वो लगातार उनके स्वास्थ्य से संबंधित समाचार भेजते रहे, जिनके अंत में उन्होंने अप्रैल के आखिर में सूचना दी कि वो होश में आए बिना ही मर गए हैं। जर्मनों ने ली के रेडियो सेट से भी लंदन को संदेश भेजे और बेकर स्ट्रीट 3 सप्ताह बाद इस तथ्य पर गौर कर पाई कि संदेशों में इस्तेमाल सिक्योरिटी चेक गलत थे। आखिरकार मार्च में जाकर लंदन को एहसास हुआ कि वायरलेस संदेश जाली थे और नूर तथा आतेल में सहित सारे गुप्तचर जर्मनों के हाथ लग चुके थे। लियो मार्क्स को ये खबर मेलबर्न कोर्ट के अपने ऑफिस में तब मिली जब वे एक अन्य गुप्तचर को हिदायतें दे रहे थे। उनके लिए अपने जज्बातों पर काबू में कर पाना मुश्किल हो गया था और वो प्रार्थना गुनगुनाने लगे, प्लीज़ गॉड, क्या कुछ किया जा सकता है नूर की मदद के लिए, जो तुझे दूसरे नाम से जानती है। मैं यहाँ बैठा उसके दर्द को महसूस कर सकता हूँ और जानता हूँ तेरे लिए वो कितनी बदतर होगा। महीने धीरे धीरे निकलते गए। 1943-44 की तीखी सर्दियाँ बसंत में बदल गईं। अपनी कोठरी में बंद नूर और भी कमज़ोर हो गई और पड़ोसी लड़कियों को वो बहुत कमज़ोर और उदास दिखाई देने लगी। ख़ास तौर से मई और जून के महीनों में नूर ने बहुत अवसाद महसूस किया, जब उनकी माँ और विलायत के जन्मदिन गुजर गए। अपनी माँ के हर जन्मदिन पर वो उनके लिए जिस तरह कविता लिखा करती थी, वो न कर पाना उन्हें बहुत दुख देता रहा और वो अपनी कोठरी में चुपचाप रोती रही। उन्होंने वेरा एंटकिंस से कहा था कि अगर वो गायब हो जाए तो उनके परिवार को ना बताया जाए, इसलिए वो जानती थी कि परिवार के लोगों को उनके जेल में होने के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। उन्हें उम्मीद थी कि क्लेयर घर की देखभाल ठीक से कर रही होगी। जब उनसे सहानुभूति रखने वाला क्राउस उनकी कोठरी में गया तो उन्होंने उससे कहा था, उन्हें अपनी माँ और परिवार की बहुत याद आती है। एक बार फिर उन्होंने ध्यान किया और अपने वालिद के बारे में सोचते हुए उनके फ़लसफ़े से ऊर्जा प्राप्त की। योलांद और उनकी सहेलियों ने उनका मनोबल बनाए रखने की कोशिश की। ये लड़कियां जानती थीं कि नूर उन सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुज़र रही थी। एक बार उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था, उनकी माँ को कभी मत बताना कि वो जेल में थी और कितनी दुखी थी। अगर वे लड़कियां उदास होती थीं तो नूर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करती थी।
जब लड़कियों ने उन्हें युद्ध की ताज़ा स्थिति की जानकारी दी तो उन्हें खुशी हुई। 4 जुलाई को अमेरिका के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नूर ने अपनी कटोरी पर उकेरा, 4 जुलाई जिंदाबाद। 14 जुलाई को बेस्टिल डे पर उन्होंने मगों पर लिखा, आज़ाद फ्रांस जिंदाबाद, और इंग्लैंड तथा फ्रांस के छोटे छोटे झंडे उकेरे। इससे लड़कियों का मनोबल फिर बढ़ा और फोर्ट साइम में वक्त गुजरता रहा। उन्हें जेल के ऊपर से गुजरते रैफ के जेट विमानों के घड़घड़ाहट और बमों के धमाके सुनाई देते थे। उन फ्रांसीसी लड़कियों को खत लिखने या पार्सल प्राप्त करने की छूट थी और इसलिए वो बाहर की दुनिया की ताज़ा खबरों से लैस रह पाती थी। वे मित्र राष्ट्रों की लगातार जीत से संबंधित ताज़ा समाचार नूर को देती थीं। उन लड़कियों ने उनसे कहा कि वो हिम्मत बनाए रखें क्योंकि युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाने वाला है और वो सब मिलकर जश्न मनाएंगी, शैंपेन पियेंगी। कोठरी नंबर 3 की कैदी महिलाएं एलिस गुडेल और क्लारा मस्टो भी नूर के संदेशों को आदान प्रदान करती थीं। एक बार उन्होंने उनकी कोठरी के सामने से गुजरते हुए गा गा का समाचार दिया। योलांद ने गाने की वो आवाज़ सुनी और फिर वार्डन ट्रोप को चिल्लाते हुए सुना। योलांद ने वार्डन द्वारा नूर की कोठरी का दरवाज़ा खोले जाने और उन पर प्रहार किए जाने, फिर उन्हें बेसमेंट में ले जाने और वहाँ से आती नूर के रोने की आवाज़ें सुनी। लड़कियां इस व्यवहार से भयभीत थीं लेकिन असहाय थीं। नूर को पीटने के बाद ट्रोप उस कोठरी पर लौटा जिसमें एलिस और क्लारा बंद थीं। वे उन पर जर्मन भाषा में कुछ चिल्लाया और फिर चला गया। हर किसी ने गौर किया कि नूर के साथ जानबूझकर क्रूरतम व्यवहार किया जाता था। एक दिन मुख्य वार्डन गिलियर ने देखा कि नूर के दरवाजे का खुफिया छेद खुला था। वो कोठरी में जाकर नूर पर चिल्लाया। योलांद और दूसरी कैदियों ने उसे उन पर चीखते हुए सुना और फिर नूर की आवाज़ सुनी जो जर्मन में पूरी गरिमा के साथ जवाब दे रही थी। रोजी स्टॉक ने उन्हें बताया कि नूर ने गिलियर से बहुत अच्छी जर्मन में बात की थी और बोलते हुए वो अपना सर ताने हुई थी। तब भी वो उनका अपमान किए जा रहा था। फिर उन्होंने गिलियर द्वारा नूर के गाल पर तमाचा मारे जाने की आवाज़ और नूर द्वारा अवज्ञापूर्वक जवाब दिए जाने की आवाज़ सुनी। बाद में उन्हें उनकी कोठरी से उनके सुबकने की आवाज़ सुनाई दी। उस दिन फिर हम सबने नोरा के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस की, योलांद ने कहा। उन्हें इस बेहद कमज़ोर और सौम्य लड़की से गहरा लगाव हो गया था जो सारी यातनाओं और अपमानों को ज़बरदस्त साहस के साथ सह रही थी। उस घटना के कुछ दिन बाद उन्होंने नूर को टाट के कपड़े पहने आंगन में टहले देखा। उस रात उन्हें अपनी कटोरी पर नूर का एक संदेश प्राप्त हुआ कि जेल के वार्डन ने उनके कपड़े ले लिए हैं। मध्य दिसंबर में कमज़ोर कांपते हाथों से लिखा गया उनका अंतिम संदेश प्राप्त हुआ, मैं जा रही हूँ। ये उनकी लिखी आखिरी इबारत थी। उन लड़कियों को नहीं मालूम था कि वो चली गई थी। फोर्ट साइम जेल के रजिस्टर से पता चलता है कि नूर को 11 सितंबर को शाम 6:15 के आसपास जेल से बाहर कर दिया गया था और वहाँ से 20 मील दूर कार्लसरूहे ले जाया गया था। नूर को ले जाने के आदेश सीधे बर्लिन से आए थे। वहाँ उन्हें कार्लसरूहे गेस्टापो के प्रधान अधिकारी जोसेफ गमाइना के ऑफिस में भेज दिया गया। रात को 2 बजे के बाद गमाइना के ऑफिस में नूर की मुलाकात एसओए के 3 अन्य गुप्तचरों से हुई, एलियान प्लूमन, मैदेलिन डेमरमेंट और योलांद बेकमैन। योलांद को वो वैनबरो मैनर के अपनी ट्रेनिंग के दिनों से जानती थी। चारों गुप्तचरों को दखाउ रवाना होने के आदेश दिए गए। गेस्टापो अधिकारी क्रिस्टियान ऑथ उनके साथ गया और उन्हें गमाइना की कार में स्टेशन ले जाया गया। ब्रुक्साल जंक्शन पर एक और जर्मन अधिकारी मैक्स वासमन उनके साथ हो लिया। जंक्शन से वो सब स्टुतगार्त जाने वाले एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए। स्टुतगार्त में उन्हें म्यूनिख जाने वाली ट्रेन के लिए करीब 1 घंटे प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार करना पड़ा। वे युवतियाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ी खड़ी बतियाती रहीं। म्यूनिख की ट्रेन में उन्हें खिड़की वाली सीटें दी गईं और आराम से रहने की गुंजाइश दी गई। उन्होंने एक दूसरे को बताया कि उनकी गिरफ्तारियाँ कैसे हुई थीं और उनके साथियों का क्या हुआ था। 25 वर्षीय एलियान प्लूमन एल्बर्ट ब्राउन बार्टोली नामक अंग्रेज़ और स्पेनिश फ्रांसीसी माँ की बेटी थी। कई वर्षों तक मार्सेई में रहने के बाद ये परिवार 1930 के दशक में इंग्लैंड लौट आया, जहाँ एलियान ने 1942 में एक युवा इंजीनियर टॉम प्लूमन से विवाह कर लिया। एलियान अपने भाई अल्बर्ट के साथ एसओए में शामिल हुई। अल्बर्ट फ्रांस में रेसिंग कार ड्राइवर गोबेक बेनुआ के साथ
पैराशूट से उतरे थे। ये वही एल्बर्ट थे जिनके महल में जुलाई में आतिल और नूर छुप कर रहे थे। अगस्त 1943 में एलियान लॉस ले सोनिए के करीब पैराशूट से उतरी थी और मकसई में सक्रिय चार्ल्स स्केपर के मंक नेटवर्क में शामिल होने दक्षिण की ओर रवाना हो गई थी। वहाँ उन्होंने रेडियो और ऑपरेटर के रूप में काम किया। अपना सर्किट शुरू करने के लिए स्केपर जून 1943 में उसी दिन लाइसेंडर से आए थे जिस दिन नूर आई थी। 1944 के बसंत में स्केपर के मंक नेटवर्क में सेंध लगाई गई और वे गिरफ्तार कर लिए गए। एलियान और उनके एक और साथी लंदन के 20 वर्षीय संगीत छात्रा ऑर्थर स्टील ने उन्हें आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन वो भी गिरफ्तार हो गए। स्केपर को हैम्बर्ग ले जाया गया जहां उनको मौत की सज़ा दी गई। स्टील को बोखनवाइट में फांसी दी गई और एलियान को फैंग की जेल में भेज दिया गया और फिर अन्य 2 लड़कियों के साथ कार्लसरूहे भेज दिया गया। मैडलिन डेमरमेंट की नियति प्रॉस्पर और सिनेमा सर्किट के पतन के बाद क्रमशः घटित हुई घटनाओं के साथ ही तय हो गई थी। ये 26 वर्षीय लड़की लील के प्रधान पोस्टमास्टर की बेटी थी और युद्ध के ठीक पहले डाक विभाग में क्लर्क हो गई थी। फ्रांस पर नाजियों के कब्जे के बाद डेमरमेंट परिवार प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो गया और मैडलिन एक बेल्जियाई डॉक्टर अल्बेट गेगिस के साथ काम करने लगी। अल्बेट गेगिस पैट ओलियरी के छद्म नाम से मित्र राष्ट्र के वायु सैनिकों और प्रतिरोध आंदोलन के कार्यकर्ताओं के लिए भागने के रास्तों का इंतजाम किया करते थे। अंततः मैडलिन इंग्लैंड पहुंच गई जहां उन्हें एसओई द्वारा ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद वो 28-29 फरवरी 1944 को आतेल में और लियोनेल ली के साथ फ्रांस लौट आई। वे शाख्ता के 31 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में साविल के करीब पैराशूट से उतरे थे। तीनों को लगभग उतरते साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया और एवेन्यू फर्स्ट ले जाया गया जहां से मैडलिन को फैन और फिर कार्लसरूहे ले जाया गया। आतिल में और ली को यातनाएं दी गईं और फिर क्रॉस रोजेंस ले जाकर मार डाला गया। अब जाकर नूर को पता चला कि आतिल में पेरिस लौट आए थे और गिरफ्तार कर लिए गए थे। योलान बीकमेन भी प्रॉस्पर और सिनेमा सर्किट के ध्वस्त होने के परिणाम स्वरूप गिरफ्तार हुई थी। बीकमैन रेडियो ऑपरेटर थी और म्यूजिशियन सर्किट के लिए काम करती थी, जिसकी स्थापना उत्तरी फ्रांस के सौ-क्याउंता नामक इलाके में गुस्ताव बेले द्वारा की गई थी। योलान के पिता याकोब उंटरनेहर स्विस फ्रांसीसी मूल के थे। योलान ने स्विट्ज़रलैंड में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी और वो धारा प्रवाह जर्मन और फ्रांसीसी बोलती थी। उन्होंने एक युवा अधिकारी से विवाह किया और वाफ में शामिल हुई जहां उन्हें नूर की ही भांति ट्रेनिंग दी गई। बाद में वो एसओई में शामिल हुई और पेरिस से तोख के करीब उतरी और वहां से बीले के साथ काम करने 100 कोंता पहुंची। इस सर्किट ने सफलतापूर्वक 100 कोंता के बांधों को नष्ट किया था, जो कि उत्तरी पूर्व फ्रांस की उस नहर प्रणाली का केंद्र था जिसके रास्ते जर्मन हथियारों, सैनिकों और विभिन्न सामग्रियों का परिवहन करते थे। 13 दिसंबर 1943 को जब बीले और योलान सा कोंता के एक कैफ़े में मुलाकात कर रहे थे, गेस्तापो ने उन्हें दबोच लिया। बीले को यातनाएं दी गईं और कुछ ही हफ्तों के भीतर फ्लोरेंसबर्ग में मार डाला गया और योलांद को पहले एवेन्यू फर्स्ट ले जाया गया और फिर फैन होते हुए कार्लसरूहे ले जाया गया। एलियान, योलांद और मैडलिन सभी को कीफा ने मई 1944 में कार्लसरूहे भेज दिया गया। सितंबर 1944 तक युद्ध के हालात बदल चुके थे। पेरिस आज़ाद हो चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली सेनाएं जर्मनी की सीमा पर तैनात हो चुकी थी और पूर्वी रूस में नाजी सेनाएं हार चुकी थीं। इन सारी घटनाओं ने स्पष्ट तौर पर नाजी जर्मनी के अंत को सुनिश्चित कर दिया था और नाजी नेताओं ने बौखलाकर अपना क्रोध बंधकों पर निकालते हुए कॉन्सेंट्रेशन कैंपों और लेबर कैंपों में लगभग 200,000 फ्रांसीसियों की हत्या कर दी थी। यूजस गमाइना ने बताया कि नूर और उनके साथियों को ले जाने के आदेश बनने से टेलीप्रिंट के मार्फत आए थे। एक आदेश कार्लसरूहे के उसके ऑफिस के नाम था और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन कैंप के कमांडेंट के नाम था। गमाइना ने कैदियों को दखाऊ से कैंप में भेजने के निर्देश दिए थे। दखाऊ के कैंप कमांडेंट को निर्देश थे कि मौत की सज़ा का आदेश दे दे। हालांकि ये बात इन चारों युवतियों को मालूम नहीं थी कि वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र कर रही थीं। वास्मर और औत दोनों को उन आदेशों की जानकारी थी।
लेकिन उन्होंने इस बारे में युवतियों को कुछ भी नहीं बताया था। वासमन ने मैडलिन डेमरमेंट से कहा था कि उन्हें ऐसे कैंप ले जाया जा रहा है जहाँ खेती होती है। कुछ घंटों बाद उन्होंने दोपहर का भोजन किया। उन्होंने अंग्रेज़ी सिगरेटों से धूम्रपान भी किया। ये उन गुप्तचरों का सुखद पुनर्मिलन था और उन्हें ज़िंदगी भी और जितनी भी आज़ादी उन्हें दी जा रही थी वो उसका भरपूर आनंद ले रही थी। ट्रेन की यात्रा के दौरान उन्होंने बाहर के नज़ारों, विशेष रूप से खूबसूरत स्वाबियन पहाड़ियों का आनंद लिया। गाइंसलिंगन में हवाई हमला हुआ जिसकी वजह से वो 2 घंटे अटके रहे। युवतियाँ शांत बनी रहीं। म्यूनिख सेंट्रल में उन्होंने दखाऊ जाने के लिए एक बार फिर ट्रेन बदली। जब वे लोग दखाऊ पहुँचे तब तक आधी रात हो चुकी थी। वे पैदल चलती हुई कॉन्सेंट्रेशन कैंप पहुँची जहाँ उन्हें अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। अंत तड़के सुबह आया। मैडलिन डेमरमेंट, एलियान प्लूमन और योलान बीकमान को उनकी कोठरियों से घसीटते हुए बैरकों से आगे ले जाकर शमशान के करीब गोलियां मार दी गईं। नूल के लिए वो रात काफ़ी लंबी और यातनादायी रही। 1952 में जीन ओवरटन फुलर की पुस्तक के प्रकाशन के बाद उनके प्रकाशक को जो 2 पत्र प्राप्त हुए उनके मुताबिक नूल को निवस्त्र करके सारी रात उनके साथ कुकृत्य किया गया और लातों से पीटा गया। इनमें से एक पत्र लेखक था लेफ्टिनेंट कर्नल विकी, जिसने युद्ध के दौरान कनाडा की खुफिया सेवा के लिए काम किया था और जो युद्ध के बाद ब्रिटिश जोन के वुपरटाल में मिलिट्री गवर्नर रहा था। यहाँ उसकी मुलाकात एक जर्मन अधिकारी से हुई थी जो दखाऊ में रहा था। इस अधिकारी को कैंप के कुछ अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि 4 युवतियों को कार्लसरूहे से दखाऊ लाया गया था। उसने इन युवतियों को फ्रांसीसी बताया था, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि एक का रंग सांवला था और काफ़ी कुछ क्रियोल जैसी लगती थी। इन अधिकारियों ने उस जर्मन अधिकारी को बताया कि उसे यानी कि नूर को बहुत खतरनाक व्यक्ति और पूरी सख्ती से बरतने योग्य अपराधी माना जाता था। इसके बाद विकी ने उस जर्मन कैंप अधिकारी का पता लगाया जिसने ये ब्यौरा दिया था और उसने बताया कि नूर को उसकी कोठरी में जर्मनों ने यातनाएं दी थी, उनके साथ बलात्कार किया था, उन्हें निवस्त्र करके पैरों से ठोकरें मारी गई थीं और अंत में जख्मी और लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़ा छोड़ दिया गया था। उसके बाद अगले दिन एकदम सुबह सुबह उनकी कोठरी में ही उन्हें गोली मार दी गई थी। विकी ने क्रियोल स्त्री यानी कि यूरोपीय और अश्वेत मिश्रित वंशावली का व्यक्ति का नाम नूर इनायत खान बताया था। जीन ओवरटन फुलर को उनके प्रकाशक के माध्यम से दूसरा खत जिब्राल्टर के एक आदमी की ओर से मिला था जिसका कहना था कि वो दखाऊ में कैदी रहा था। उसके द्वारा दिए गए ब्यौरा विकी के ब्यौरे से मेल खाता है। उसका कहना था कि उसे कैंप के कन्या अधिकारी यूप ने बताया था कि नूर किस भयावह ढंग से मारी गई थी। उसने कहा था कि उन्हें औकाट नामक अधिकारी ने निवस्त्र कर सारी रात ठोकरें मारी थी और उनके साथ कुकृत्य किया था। जब औकाट थक गया और नूर रक्त से खून से लथपथ हो चुकी थी तो उसने नूर से कहा अब वो उन्हें गोली मारेगा। उसने उन्हें घुटनों के बल बैठने का आदेश दिया और उनके सर पर पिस्तौल सटा दी। मरने से पहले उन्होंने जो एकमात्र शब्द कहा था वो था लिबर्टी यानी कि आज़ादी। दोनों ही ब्यौरे इस बात की पुष्टि करते हैं कि नूर को मृत्यु से पहले यातनाएं दी गई थीं। जब वेरा एंटकिंस ने ऑथ से सवाल जवाब किए तब उसने उन्हें बताया कि उस समय वासमर वहाँ मौजूद था और उसी ने मुझे बताया था कि 13 सितंबर 1944 की सुबह 8 और 10 के बीच किसी वक्त 4 गुप्तचरों को शमशान ले जाकर एक कतार में घुटनों के बल बैठाकर उनकी गर्दनों के पीछे गोलियां मारी गई थीं। ऑथ ने याद करते हुए बताया कि वॉसमन ने उससे बताया था कि गोली मारे जाने से पहले मैडलिन डेमरमेंट, जो उनके मुताबिक जर्मन बोलती थी, ने पादरी को बुलाए जाने का आग्रह किया था, लेकिन कमांडेंट ने कहा यहाँ कैंप में कोई पादरी नहीं है। तीनों युवतियाँ एक एक बार के शॉट से मर गई थीं, लेकिन डेमरमेंट को 2 बार गोली मारनी पड़ी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो पहली गोली लगने से मरी नहीं थी। इसके बाद सारे शवों को शवदाह की भट्टी में जला दिया गया था, लेकिन ऑथ अपने बयान को निरंतर बदलता रहा था। जब उससे पहली बार पूछताछ की गई थी तो उसने तिथियां गलत बताते हुए कहा था कि वो उन युवतियों को 23 अगस्त 1944 को दखाऊ ले गया था। बाद के बयान में उसने तिथियां बदल दी थीं, लेकिन वासमन ने इस बात का खंडन किया था कि वो युवतियों को मारे जाते समय घटनास्थल पर मौजूद था। उसका कहना था कि वो तो सारी रात कैंप में सोता रहा था
और जब सुबह 10 बजे उसे उनकी मृत्यु की रसीद मिल गई, वो उसे लेकर कार्लसरूहे रवाना हो गया था। इस पर जब ऑथ से वेरा एटकिंस द्वारा फिर से सवाल किए गए तो उसने कहा कि वो वासमैन के किस्से पर विश्वास नहीं करता, और जहाँ तक ज्ञात है सैम एटकिंस ने भी उस किस्से को अमान्य कर दिया था। वेरा मन ही मन ये मानती आई थी कि उन्होंने अपनी भतीजी जेना एटकिंस से भी कहा था कि मारे जाने से पहले नूल के साथ बलात्कार किया गया था और उन्हें यातनाएं दी गई थीं। लेकिन नूल की निजी फाइल में वही सरकारी बयान दर्ज है जो वासमैन और ऑथ ने दिए थे। चश्मदीद गवाहों के खत परिवार के पास और हैग में जीन ओवरटन फुलर के प्रकाशक के पास है। वासमैन ने झूठ बोला था। उसका एक और साक्ष्य युद्ध अपराधों के जांचकर्ता अलेक्जेंडर निकोलसन के दर्ज किया है। निकोलसन ने कार्लसरूहे की तहकीकात की जिम्मेदारी वेरा एटकिंस की जगह संभाली थी। जब निकोलसन ने ऑथ से प्रति प्रश्न किया था तो उसे बताया गया था कि जब ऑथ ने वासमैन से घटना की हकीकत के बारे में पूछा था तो उसने जवाब दिया था, क्या तुम जानना चाहते हो कि वास्तव में क्या हुआ था? और इतना कहकर वो चुप हो गया था। ऑथ के मुताबिक इसका मतलब था कि वासमैन मौत की सज़ा के वास्तविक ब्यौरे का खुलासा नहीं करना चाहता था और उसका सारा किस्सा मनगढ़ंत था। ऑथ ने यह भी कहा कि उसने मई 1946 में अपने इंटरव्यू के दौरान इस तथ्य का उल्लेख किया था, लेकिन सचिव हिर्त ने कहा कि इसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्होंने इसे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया। मैं 6 महीने तक दखाव की जेल में था और मुझे पूरा यकीन है वासमैन का किस्सा सही नहीं था, ऑथ ने कहा। 12-13 सितंबर की रात जो कुछ भी हुआ हो, सच्चाई यही थी कि दखाओं में नूर और उनके साथियों की मौत बहुत ही भयावह ढंग से हुई थी। बर्लिन किसी भी गुप्तचर को युद्ध में जीवित नहीं रहने देना चाहता था और नहीं चाहता था कि नाजियों की अंदरूनी कार्यप्रणाली उजागर हो। ना ही वो मित्र राष्ट्रों को ये पता लगने देना चाहते थे कि उनके गुप्तचरों का दुश्मन के हाथों में पड़ने के बाद क्या होता था। वे डबल एजेंट्स, नाजी हथकंडों और रेडियो षड्यंत्रों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे। उन्होंने अपनी खुफिया नीतियों के चलते उन तमाम गुप्तचरों की जानबूझकर हत्याएं कर दी थी जो पकड़े गए थे। ऐसा करने के आदेश सीधे बर्लिन में हिमलर की ओर से आए थे। हिमलर का फरमान ये था कि फूहर यानी कि हिटलर के दुश्मनों का मरना अनिवार्य है, लेकिन तभी जब यातना, अपमान और हिंसा पूछताछ ने उन्हें भीतर से राई साक्ष्य उनसे ले लिए हों, उनको निचोड़ लिया हो, जिनकी मदद से वो दूसरों को गिरफ्तार कर सकें। एसओई के 2 फ्रेंच सेक्शंस के जिन 200 गुप्तचरों को पकड़ा गया था, उनमें केवल 26 गुप्तचर ही अपनी आप बीती सुनाने के लिए जिंदा बचे पाए थे। रेडियो ऑपरेटर्स विशेष रूप से नाजियों के निशाने पर थे और बहुत थोड़े से ऑपरेटर ही जिंदा बच पाए थे। जो 2 बचे रह गए थे उनमें से एक थे जैक स्टार, जिन्होंने माउथहाउजेन में मित्र राष्ट्र की फौजों ने उन्हें बचाया था, और दूसरे थे मक्सेल गुसे, जो पेरिस के गेस्टापो जेल से भाग गए थे। नूर और उनके साथियों के मारे जाने के बाद मुश्किल 7 महीने बाद अप्रैल 1945 में दखाव आज़ाद हो गया था। उपसंहार। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद वेरा एटकिंस ने यह पता लगाने का निश्चय किया कि जिन महिला गुप्तचरों को उन्होंने युद्ध क्षेत्र में भेजा था उनका क्या हुआ था। चूँकि वो उन गुप्तचरों की निजी जिंदगी, उनके परिवारों और उनके कर्तव्य निष्ठा से वाकिफ़ थीं, इसलिए उनमें से हर एक के साथ उनका रिश्ता बन गया था। जो गुप्तचर लापता हो चुकी थीं, उनके किस्सों को सामने लाने और उन्हें गिरफ्तार करने वाले जर्मन अधिकारियों से इंटरव्यू लेने उन्होंने यूरोप की यात्रा की थी। जुलाई 1944 तक नूर एसओई के बैटल कैजुअलिटी फॉर्म यानी कि युद्ध दुर्घटना फॉर्म में बंदी बनाई गई के रूप में दर्ज थी। उस समय तक निश्चित तौर पर कुछ भी ज्ञात नहीं था सिवाय इसके कि उनका सर्किट ध्वस्त हो चुका था और उनके बारे में रिपोर्ट थी कि वो 3 बिस प्लास दे इताज यूनी पेरिस में बंदी थी। वस्तुतः नूर 84 एवेन्यू फश में कैदी थी और नवंबर में उन्हें फोर्ट साहेब भेज दिया गया था। 15 अक्टूबर 1944 को युद्ध विभाग ने नूर की मां OR बेकर इनायत को फोर्ट एविटन स्ट्रीट, लंदन के पते पर खत लिखकर सूचित किया कि आपकी बेटी से हाल ही में हमारा संपर्क टूट गया है और उन्हें गुमशुदा मान लेना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि हम जल्दी ही उनका पता ठिकाना खोज लेंगे और हमें उम्मीद है कि वो युद्धबंदी हैं। इस खबर ने इनायत खान के कुनबे में तबाही का आलम पैदा कर दिया।
हमेशा से कमज़ोर अमीना बेगम की तो रो रो का हालत ही ख़राब हो चुकी थी। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी एक खतरनाक मुहिम पर गई हुई थी। ले देकर विलायत और क्लेयर ही थे जो उन्हें ढांढस बंधाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। 9 महीने बाद जुलाई 1945 तक परिवार को कुछ भी जानकारी नहीं थी। विलायत ने अपनी बहन की खबर के बारे में परेशान करने के लिए क्षमा मांगते हुए वेरा एटकिंस को लिखा था। अब तो जर्मनी को ध्वस्त हुए इतना अधिक वक्त बीत चुका है, मैं अपनी बहन को देख पाने की उम्मीद ही त्याग चुका हूँ। क्या सचमुच ही अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है? मुझे नहीं लगता कि इस बात की कोई संभावना है कि वो डीपी डिस्प्लेस पर्सन्स शिविर में होंगी, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है ब्रिटेन के सारे नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। विलायत से सुरक्षा की वजहों का हवाला देते हुए अपनी बहन के बारे में पूछताछ न करने को कहा गया था। अब उन्होंने कहा, क्या अभी भी ये जानना मुमकिन है कि वो किन परिस्थितियों में बंदी बनाई गई थी और वो किस तरह का काम करती रही थी? वेरा एटकिंस ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि हम अभी भी खबर मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं और आपका परिवार खुद भी अपने स्तर पर पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र है। 4 अक्टूबर 1945 को एसओई के प्रमुख मेजर जनरल कॉलिन गॉबिन्स ने सिफारिश की कि नूर इनायत खान ने अपने सर्किट के ध्वस्त हो जाने और उसके संयोजक के गिरफ्तार हो जाने के बावजूद जिस तरह बहादुरी और कर्तव्य के प्रति निष्ठा का परिचय दिया है, उसके लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर MBE का सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए। इस मकाम पर एसओई को इस बात की भी जानकारी थी कि नूर गिस्तापो की पकड़ से बाल बाल बचकर निकली थी। उक्त सिफारिश में उल्लेख किया गया था कि उन्होंने मित्र राष्ट्रों के उन 35 वायु सैनिकों के निकलने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी जिनके विमान फ्रांस में मार गिराए गए थे। उन्हें इंग्लैंड लौटने के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद वो नहीं लौटे और उन्होंने वहीं बने रहने का अनुरोध किया। उन्होंने अक्टूबर में गिरफ्तार होने और जर्मनी ले जाए जाने के पहले तक लंदन के साथ संदेशों का आदान प्रदान जारी रखा। इस सिफारिश के समय तक एसओई की फाइल में नूर का नाम गुमशुदा के रूप में दर्ज था। इस बीच 20 दिसंबर 1945 को एसओई के ऑफिस बंद कर दिए गए। 22 दिसंबर को वेरा एटकिंस ने अमीना बेगम को खत लिखकर बताया कि नूर युद्ध के दौरान क्या करती थी। उन्होंने अमीना बेगम को बताया कि नूर जून 1943 में वायरलेस ऑपरेटर के रूप में फ्रांस गई थी और वहां वो पेरिस के इलाके में प्रतिरोध आंदोलन के लिए काम कर रहे एक ब्रिटिश अधिकारी से संबंध थी। उन्होंने कहा कि नूर अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक रही थी और उन्होंने युद्ध क्षेत्र से एक निजी पत्र भेजा था। वेरा एटकिंस ने अमीना बेगम से कहा, पेरिस के लिए जाते समय उन्हें एक ही चीज़ सता रही थी और वो ये थी कि आपको लंबे समय तक उनकी ओर से कोई खबर नहीं मिल सकेगी। और उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि हम लोग आपको लगातार चिट्ठियाँ लिखते रहें, भले ही उनके साथ हमारा संपर्क क्यों ना टूट गया हो। दुर्भाग्य से महीनों तक अद्भुत काम करने के बाद वो गिरफ्तार कर ली गई थी। ये बात हमें 1944 के बसंत में ही पता चल सकी थी, लेकिन उनके विशेष अनुरोध और आसन हमले को देखते हुए हम आपको पहले की तरह खत लिखते रहे। हमें उम्मीद थी कि हम उन्हें फ्रांस के आज़ाद होने के बाद वहाँ ढूंढ लेंगे। वेरा एटकिंस ने अमीना बेगम से कहा कि कैद किए जाने के बाद नूर ने जर्मनों के चंगुल से भाग निकलने का वीरतापूर्ण प्रयत्न किया था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी थी। उन्होंने उन्हें बंधक बनाने वाले जर्मनों तक की सराहना हासिल की थी और उन लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। दिसंबर 1945 में एटकिंस को लग रहा था कि नूर को मई 1944 में ब्रिटेन की दूसरी महिलाओं के साथ कार्लसरूहे की जेल में भेज दिया गया था, जहां वो 25 जुलाई 1944 तक रही थी, जिसके बाद उन्हें किसी अन्य जेल में भेज दिया गया था। इस समय तक भी उन्हें ये नहीं मालूम था कि नूर के साथ क्या हुआ था, लेकिन युद्ध विभाग ने उन्हें जीवित हासिल करने की अपनी उम्मीदें लगभग खो दी थी। युद्ध समाप्त होने के लगभग एक साल बाद अप्रैल 1946 में जाकर वेरा एटकिंस को ब्रिटेन के उन 4 गुप्तचरों की नियति के बारे में पता चल पाया जिन्हें जून 1944 में नट्सवाइलर के कंसंट्रेशन कैंप में मारा गया था। उनका विश्वास था कि नूर उन 4 युवतियों में से एक थी जिन्हें कैंप में घातक इंजेक्शन देकर मारा गया था और बाकी 3 थीं आंद्रे बोहेल, वेहा ली और डायना रोडिन। चौथी रहस्यमय लड़की की पहचान उसके काले बालों, ठिगनी दुबली कद काठी और रूस में जन्मे होने, जैसा कि नूर खुद थी, से की गई थी और एसओई को लगा था कि वो लड़की नूर ही थी, लेकिन वास्तव में वो लड़की
रूसी यहूदी और पेशेवर डांसर सोनिया ओल्स्टेनजेस्की थी, जो जैक वेल की कुरियर रही थी और प्रॉस्पर के एक सब सर्किट जगलर के लिए काम करती रही थी। वेरा एटकिंस ने वॉर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजी कि उन 4 युवतियों को मई 1944 तक पेरिस की जेल में रखा गया था। 12 मई को 8 महिला गुप्तचर पेरिस के पास के फैन जेल से रवाना हुई और कार्लसरूहे पहुंची, जहां उन्हें महिलाओं के असैनिक जेल में रखा गया। ये थीं आंद्रे बोहेल, वेहा ली, डायना रोडेन, ऑदित सेंसम, मैदलिन डेमरमेंट, योलांद बीकमान, एलियान प्लूमन और सोनिया ओल्स्टेन्स्की। हालांकि मानकर ये चला जा रहा था कि 8वीं लड़की नूर थी। ये औदत सेंसम थी, एसओई के 8 में से वो एकमात्र गुप्तचर जो जीवित बचकर युद्ध के बारे में राविंसब्रुक कंसंट्रेशन कैंप से वापस आ गई थी, जिन्होंने एटकिंस से कहा था कि 8वीं लड़की नूर थी। लगता था अब जब औदित को नूर के फ़ोटो दिखाए गए तो उन्हें नूर से मिलती जुलती उस लड़की की याद हो आई जो उनके साथ ट्रेन में सवार थी। वो पहले कभी मिली नहीं थी, इसलिए वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। जब वेरा एटकिंस ने फैन जेल से रवाना हुई 8 युवतियों की लिस्ट इस प्रकार तैयार की: औदित सेंसम, डायना रोडेन, नूर इनायत खान, वेहा ली, आंद्रे बोहेल, एलियान प्लूमन, मैदलिन डेमरमंत और योलांद उंटर नहार। इनमें अंतिम 3 का अभी भी कुछ अता पता नहीं था, क्योंकि वो 12-13 सितंबर 1944 की रात को कार्लसरूहे से रवाना हो गई थी। कार्लसरूहे में इन युवतियों को अलग अलग कोठरियों में रखा गया था और हर एक की कोठरी में जर्मन महिलाएं होती थीं, जो या तो राजनीतिक कैदी थीं या अपराधी। उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं होता था। वो किसी तरह एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित कर लेती थीं, हालांकि उन्हें आपस में मिलने की इजाज़त नहीं थी। महिला वार्डन्स ने उन्हें उनके फोटोग्राफ्स देखकर पहचाना था। कार्लसरूहे के एक और जर्मन राजनीतिक कैदी ने जुलाई 1944 के एक दिन सुबह 4 और 5 के बीच गलियारे से गुजरती 7 महिलाओं को याद करते हुए उनके बारे में वेरा एटकिंस को बताया था। इनमें वे ब्रिटिश गुप्तचर शामिल थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। गेस्तापो का अधिकारी उन्हें एक विचित्र सी दिखती स्लेटी कार में बिठाकर ले गया था। वेरा एटकिंस का ख्याल था कि इनमें से 4 युवतियां नट्सवाइलर में ले जाई गई थीं। ये कार्लसरूहे से लगभग 100 मील दूर फ्रांस का एक शिविर था। जब वे युवतियां 6 जुलाई को शिविर में पहुंची थी तो उन्हें शिविर के कई कैदियों ने देखा था। उनकी पहचान एसओई गुप्तचर ब्रायन स्टोनहाउस, आरएम शेपार्ड और बेल्जियाई डॉक्टर अल्बेर्ट गोइगीज के द्वारा की गई थी। ये डॉक्टर गुप्तचरों के पलायन के रास्ते की योजना बनाया करता था। स्टोनहाउस ने चौथी लड़की का वर्णन करते हुए उसे काले बालों वाली 25 से 30 साल की ठिगने कद की लड़की के रूप में पहचाना था और इस लड़की को नूर समझा गया था। साथ ही कैदियों ने आंद्रे बेहार, वेहा ली और नूर इनायत खान की तस्वीरों की पहचान की थी और चश्मदीद गवाहों के बयानों के मुताबिक किस्से के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ा गया था। इन युवतियों को रात 1 से 3 के बीच कैंप में लाया गया था और अलग अलग कोठरियों में ले जाया गया था। आंद्रे बोहेल ने किसी तरह डॉक्टर जॉर्जे बोगेत से संपर्क किया, जो उनकी बगल की कोठरी में थे। डॉक्टर ने उन्हें कुछ सिगरेटें फेंक कर दी और आंद्रे बोहेल ने उनकी ओर अपना पैसों का बटुआ फेंका। वेहा ली ने एक कैदी से बातचीत शुरू कर दी और उनसे एक तकिया मांगा। ये कैदी ज़ेलनबाउ यानी कि शवदाह गृह के करीब स्थित कोठरियों में काम कर रहा था। गेगीज ने डायना रोडेन या नूर इनायत खान से कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। उस रात 8 बजे जेल में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया था और अंधेरा कर दिया गया था। एक कैदी ने देखा कि रात 9 और 10 के बीच एसएस के 2 आदमी ज़ेलनबाउ गए और उनमें से एक युवती को लेकर लौटे और उसे शवदाह गृह की ओर ले गए। एक एक कर वही आदमी वापस लौटे और दूसरी युवतियों को ले गए। अगले दिन कैदी शवदाह गृह गए और वहाँ उन्होंने युवतियों के जले हुए शव देखे और एक युवती का बिना जला जूता देखा। शवदाह गृह की जिम्मेदारी संभालने वाले एक कैदी, जो कि एक अपराधी था, ने बताया कि उसे भट्टी को सुलगाने और रात 9:30 बजे तक उसे अधिकतम तापमान तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए गए थे। उसी समय एसएस का प्रभारी अधिकारी एसएस डॉक्टर और कैंप के पूर्व डॉक्टर के साथ शवदाह गृह पहुंचा। शवदाह गृह में काम करने वाले कैदियों को उनकी कोठरी में बंद कर दिया गया और कोठरी में सबसे ऊपर की बर्थ का कैदी फैन विंडो के छेद से बगल के कमरे में देख पा रहा था।
उसने महिला कैदियों को एक एक करके डॉक्टर के उस कमरे में ले जाए जाते हुए देखा जिसके साथ पुरुषों की डॉमेंट्री लगी थी। कुछ मिनट बाद उन्हें बेहोशी की हालत में घसीटते हुए शवदाह ले जाया गया। चौथी महिला ने गलियारे में विरोध जताते हुए चीखना शुरू कर दिया और उस पर काबू पा लिया गया और कुछ मिनट बाद उसे भी बेहोशी की हालत में घसीटते हुए ले जाया गया। कैदियों ने शवदाह के दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनी और उन महिलाओं को तुरंत ही जला दिए जाने का अनुमान लगाया। युद्ध विभाग ने अब इनायत खान के परिवार को, जो पहले ही टूट चुका था, एक औपचारिक खत भेजते हुए उसमें उन परिस्थितियों का बयान किया जिनमें उनके अनुमान के मुताबिक नूर इनायत खान की मौत हुई थी। विलायत को जब ये खबर मिली तो वो आवेश में भरकर जीन ओवरटन फुलर के घर की ओर भागे। उन्होंने सफ़ेद पड़ गए चेहरे के साथ फुलर से कहा, मुझे पता चल गया है मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। उसे जिंदा जलाया गया था। चूँकि उनकी माँ की सेहत पहले से ख़राब थी, अब वो नूर के लापता होने, उन्हें मृत मान लिए होने की खबर से टूट चुकी थी। इसलिए विलायत और क्लेयर ने उन्हें नूर की मृत्यु से संबंधित उस ताज़ा खत के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी भी हासिल करने की कोशिश की, जिसके पीछे उनका तर्क था कि वो खुद ही नूर के प्रकरण को संभालना चाहते थे, क्योंकि उनकी माँ अंदर से टूट चुकी थी और डॉक्टर ने चेतावनी भी दी थी, कोई भी आघात उनके लिए घातक हो सकता है। उन्होंने ये सारी बातें युद्ध विभाग को लिखते हुए उनसे कहा, भविष्य में सारा पत्र व्यवहार मेरे साथ किया जाए, मेरी माँ के सामने, जो मेरी बहन का नाम सुनने मात्र से पागलों की तरह व्यवहार करने लगती हैं। वो बहुत ज़्यादा दुख में डूबी हुई हैं। 24 मई 1946 को युद्ध विभाग ने यमीना बेगम को सूचित किया कि नत्सवाइला के अधिकारियों पर युद्ध अपराधियों के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा है। मुकदमे की शुरुआत 26 मई 1946 को वुपरटाल में हुई। यद्यपि नूर का नाम मारे गए लोगों में शामिल था, लेकिन वो उन बदकिस्मत लड़कियों में नहीं थी जो नत्सवाइला में मारी गई थीं। लेकिन जल्दी ही विलायत को और भी जानकारी मिलने वाली थी। उन्हें योलान लेगाव का खत मिला। योलान एक फ्रांसीसी महिला थी जिन्होंने विलायत को बताया कि वे जर्मनी की फोर्ट साहिम जेल में उनकी बहन के साथ थी। विलायत ने एक बार फिर 12 फरवरी 1947 को युद्ध विभाग को खत लिखकर कहा कि विभाग का तो ये कहना था कि नूर की मृत्यु 6 जुलाई 1944 को नत्सवाइला में हुई थी। उस जानकारी से ये मेल नहीं खाता जो उस फ्रांसीसी महिला ने दी है। उन्होंने बताया कि लेगार्व ने नूर को फोर्ट साहिम में देखा था। उन्होंने अपने नाम बताए बिना खाने के कटोरों पर अपने पते उकेरे थे। उन पतों का आदान प्रदान किया था। लेगार्व ने उसी पते के आधार पर परिवार से संपर्क किया। उस लड़की ने बताया कि नूर ने सितंबर 1944 में फोर्ट साहिम छोड़ दिया था और वो किसी अज्ञात गंतव्य की ओर ले जाई गई थी। सूचना देने वाली एक और महिला जर्मन थी जिसका नाम एल्जा फ्रिडलिन था। उसने यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एसोसिएशन के डी मैकफॉर्निंग की मार्फत संदेश भेजा था। वे फोर्ट साहिम में रहे थे। इस स्रोत से विलायत को पता चला था कि जिस समय स्टारबक्स पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा किया था, उस समय सारे नज़रबंद लोगों को मौत की सज़ा देने के लिए ले जाया गया था। विलायत ने स्पष्ट तौर पर हताशा से भरकर लिखा था, मेरी बहन स्थानीय कब्रिस्तान में दफन है। जिस जेलर ने मेरी बहन को पीटा था वो आज तक अपने पद पर बना हुआ है। वॉर ऑफिस को लिखे गए विलायत के वो सारे खत जो नूर की निजी फाइल में रखे हैं उस गहन वेदना को दर्शाते हैं जिससे विलायत गुजर रहे थे। एक और अपनी बहन की मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी था, जिसके ब्यौरे लगातार बदलते जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर उन्हें मजबूत बने रहना जरूरी था ताकि वो अपनी माँ को सहारा दे सकें, जो बेहद सदमे की हालत में थी। वॉर क्राइम ग्रुप ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप के कैप्टन ए निकोलसन को फोर्ट साहिम जेल के रजिस्ट्रार की फ़ोटोकॉपीज़ प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने युद्ध विभाग के मेजर एन.जी. मॉड को रिपोर्ट पेश की थी। जेल के डायरेक्टर के हल्फिया बयान से उन्हें पता चला था कि नूर को सितंबर में फोर्ट साहिम से दखाउ ले जाया गया था। मेजर मॉड ने तब वेरा एटकिंस को बताया था कि नूर को 3 अन्य महिलाओं के साथ दखाउ ले जाया गया था, जहां उन्हें अगली सुबह 13 सितंबर को मार डाला गया था। इस तरह नूर की मौत की पड़ताल का लंबा और यातनादायी सिलसिला समाप्त हुआ। ये खबर सदमे में डूबे विलायत तक पहुंची। उनसे कहा गया कि इसमें अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि उनकी बहन की मृत्यु दखाउ में हुई थी। उनकी नियति के सामने आने में युद्ध के समाप्त होने के बाद 2 साल लग गए। 16 नवंबर 1949 को विलायत को उस आदमी का सामना करने के दर्दनाक अनुभव से गुजरना पड़ा जिसने उनकी बहन के साथ विश्वासघात करके उन्हें जर्मनों के हाथों में सौंप दिया था।
गेने गैरी पर ग्यूली बैरक्स में फ्रांसीसी सैन्य अदालत में विश्वासघात के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उन्हें अभियोजन पक्ष के एक गवाह के रूप में पेश होना था। दूसरे गवाहों में फोक्ट, जो उस समय फ्रांसीसियों का कैदी था, मैडम गेरी और मैडम एंगा शामिल थी। फोक्ट से उस स्त्री को पहचानने को कहा गया जो अदालत में उसके समक्ष उसे गैने के रूप में खड़ी थी, जिसका उल्लेख उसने अपने हल्फिया बयान में किया था। उसने स्वीकार किया कि वो अब थोड़ी अलग दिखती है, कुछ मोटी हो गई है। उसने कहा कि वो उससे नूर की गिरफ्तारी के बाद एक बार और मिला था, क्योंकि उसने ऑफिस आकर अपने बकाया भुगतान की मांग की थी। उसने बताया था कि उसने उससे कहा था कि उसे अपना भुगतान लेने कैशियर के ऑफिस में आना होगा और अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। वो हालांकि इन औपचारिकताओं को लेकर अनुच्छिक दिखती थी, लेकिन उसे वो सब करनी पड़ी और इसलिए उसे उसके पहचान पत्र में उसका नाम पढ़ने को मिला। उसमें लिखा हुआ था गैने गेरी। गैने गेरी ने खंडन करते हुए कहा कि नूर के साथ विश्वासघात करने वाला फ़ोन मैंने नहीं किया था। मक्त दोहरीते गैरी, जो नूर को भली भांति जानती थी और जब विधवा हो चुकी थी, ने कहा कि गैने स्वभाव से ही अपने हक जताने वाली बहन थी और उसे नूर के प्रति बहुत ध्यान दिया जाना अच्छा नहीं लगता था। उसने कहा कि गैने नूर के प्रति इसलिए भी ईर्ष्यालु थी कि गैने आतिलमी से इश्क करती थी, लेकिन नूर से मिलने के बाद आतिलमी के पास उसके लिए समय ही नहीं था। गैने गैरी से पूछ गया, अगर उसके भाई को मौत के हवाले कर दिया गया होता तो क्या उसे ये अच्छा लगता? उसने जवाब दिया, नहीं। बचाव पक्ष के पास एकमात्र गवाह था ज़ील, जिसे नूर ने अनजाने में लंदन के आदेश पर गेस्तापो से मिलने भेज दिया था। यद्यपि इसमें नूर की कोई गलती नहीं थी, तब भी उसने उनके खिलाफ वैर पाल रखा था। उसने कहा कि नूर डबल एजेंट के संपर्क में थी और सुरक्षा को लेकर सचेत नहीं थी। बचाव पक्ष ने गेने गैरी को मॉरिस बकमास्टर द्वारा लिखा गया वो पत्र भी अदालत में पेश किया, जिसमें बकमास्टर ने उसे संगठन के सदस्यों को सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया था। इस आधार पर कि नूर की गिरफ्तारी के बाद गैने का भाई भी गेस्तापो द्वारा पकड़ा गया था और उसके खिलाफ एकमात्र गवाह एक नाजी था, गैने को बरी कर दिया गया। विलायत ने कहा था कि हालांकि उसकी सूफी आस्था का तकाजा है कि वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन वो ऐसा कभी कर नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि वो उन जर्मनों को तो माफ़ कर सकते हैं जिन्होंने आदेशों का पालन किया, लेकिन उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर सकते जिसने उनकी बहन के साथ विश्वासघात किया, और ये संघर्ष उनके अंदर हमेशा बना रहा। उधर जर्मन पक्ष में स्टर्मबार्नफ्यूहर हांस यूजस कीफा पर वुपर्टाल में ब्रिटिश मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। उन पर आरोप था कि उसने अगस्त 1944 में नॉर्मंडी में वर्दीधारी सैनिकों के एक दल को मौत की सज़ा दिए जाने के आदेश, जो कि बर्लिन से आए थे, अग्रेषित किए थे। कीफा ने जॉन स्टार को गवाही के लिए पेश करते हुए उससे पूछा था, क्या उसने एवेन्यू फर्स्ट में किसी भी कैदी को यातना दिए जाते देखा था? स्टार ने कहा कि उन्होंने स्वयं किसी को यातना दिए जाते नहीं देखा था, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या उसने एवेन्यू फर्स्ट लाए गए सारे कैदियों को देखा था, तो स्टार को इनकार करना पड़ा। वह अन्यत्र रखे गए अन्य कैदियों के पक्ष में भी नहीं बोल सका। कीफा को मृत्युदंड दिया गया। युद्ध के बाद कुछ समय तक एसओई को गुप्त रखा गया था। उसके संस्थागत ढांचे और तौर तरीके के बारे में लगभग कुछ भी नहीं बताया गया था। उसके तौर तरीकों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत पूरी तरह गुप्त रखा गया था। एसओई को स्वयं ही युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था और उसकी ज़्यादातर सामग्री बेकर स्ट्रीट ऑफिस में लगी आग में बर्बाद हो गई थी। मई 1946 में वुपर्टाल के युद्ध अपराध न्यायालयों की शुरुआत के बाद ही प्रचार की पहली लहर आई। नट्सवाइलर के जेल अधिकारियों पर चलाए गए मुकदमों ने उन गुप्तचरों के किस्सों को उजागर किया जिन्हें जहरीले इंजेक्शन देकर मारा गया था। हालांकि मारे गए लोगों के नाम नहीं लिए गए थे, लेकिन रिपोर्ट बताती थी जिस समय युवतियों को शवदाह गृह की भट्टियों में झोंका गया था, वो मरी नहीं थी। इससे गुस्सा भड़क उठा। अखबारों की सुर्खियां कह रही थी कि ब्रिटिश औरतों को जिंदा जलाया गया। ये पहली बार था जब ब्रिटेन की जनता को पता चला कि महिला गुप्तचरों को युद्ध क्षेत्र में खतरनाक मुहिमों पर भेजा गया था। कुछ लोगों ने इसके औचित्य पर सवाल उठाए। 1958 में पत्रकार एलिजाबेथ निकोलस ने अपनी दोस्त डायना रोडिंग के मामले में पड़ताल की, जिनका नाम उन्होंने अखबारों में उन 13 महिलाओं में शामिल पाया था जिनकी मृत्यु फ्रांस में हुई थी। उनके नामों का उल्लेख उनके सम्मान में 1948 में नाइट्रस ब्रिज में सेंट पॉल चर्च में स्थापित शिलालेख पर किया गया था।
निकोलस ने युद्ध में एसओई के सारे गुप्तचरों के बारे में अपनी पुस्तक डेथ बी नॉट प्राउड प्रकाशित की। वहीं थी जिन्होंने नट्सवाइला में मौत की शिकार हुई चौथी महिला सोनिया ऑल्स्टेंस्की की पहचान उजागर की थी। निकोलस की इस अभूतपूर्व कृति के बिना इस चौथी स्त्री की और शायद ही ध्यान जाता और उनके परिवार को कभी पता चल पाता कि उनके साथ क्या हुआ था। 1952 तक जीन ओवरटन फुलर की पुस्तक मैदलिन प्रकाशित हो चुकी थी। फुलर ये पता लगाने कि उनकी दोस्त के साथ क्या हुआ था पेरिस गई और नूर की दोस्तों तथा उन जर्मनों से मिली जिन्होंने उन्हें कैद में रखा था। नूर का किस्सा उनके शोध को फ्रांस में एसओई की गतिविधियों से संबंधित दूसरी पुस्तकों तक ले गया। डबल वेब्स और स्टार अफेयर नामक उनकी दोनों पुस्तकों ने तहलका मचा दिया। इन पुस्तकों में पहली बार फुलर ने जब्त वायरलेस सेटों के जर्मनों द्वारा किए गए उन छलपूर्ण उपयोगों के बारे में बात की थी जिनके नतीजे में लंदन द्वारा भेजे गए गुप्तचर हथियार और पैसा सीधे गिस्तापो के हाथों में जाकर गिरते थे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि लंदन के अधिकारियों को इन छलपूर्ण उपयोगों की जानकारी थी और उन्होंने जर्मनों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें जानबूझकर जारी रहने दिया था। निकोलस और फुलर दोनों की पुस्तकों से ये धारणा बनती है कि एसओई ने मासूम लड़कियों को फ्रांस में उनकी मौत के पास भेजा था। उन्होंने रेडियो के छलपूर्वक दुरुपयोग को जारी रहने दिया और इस तरह वे गुप्तचरों की बलि देते रहे। ये बात सही थी कि इंग्लैंड ने भी जर्मनों के खिलाफ रेडियो का छलपूर्ण उपयोग किया था, लेकिन इसकी शुरुआत 1944 के बसंत के बाद ही हुई थी, जब बेकर स्ट्रीट को ये बात समझ में आ गई थी कि जर्मन उनके साथ छल कर रहे थे। इस बात को साफ कर पाना मुश्किल है कि जब लंदन को ये शक हो गया था कि उसका एक सर्किट ध्वस्त किया जा चुका है, तब वो जासूसों को क्यों भेजता रहा। एक बार फिर कारण ये था कि युद्ध की उलझन में उन्होंने कभी कभी सिक्योरिटी चेक संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन ही नहीं किया और ये सोचते रहे कि शायद गुप्तचर ने ही लापरवाही या जल्दबाजी में चेक का इस्तेमाल नहीं किया होगा। बकमास्टर ने स्वयं ही कहा था कि इन नियमों को लागू करने के मामले में पूरी तरह अचूक होना संभव नहीं है, क्योंकि अगर जासूस किसी अत्यंत मुश्किल परिस्थिति के अधीन संदेश भेज रहे होंगे तो वो अपने सिक्योरिटी चेक देना भूल सकते हैं। तब भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गंभीर गलतियां हुई थी जिनके लिए नूर और उनके साथियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। जब गिलबर्ट नॉर्मन पकड़े गए थे और जर्मनों ने उन्हें रेडियो संदेश भेजने के लिए विवश किया था, तो उन्होंने सिर्फ अपने दिखावटी सिक्योरिटी चेक का इस्तेमाल किया था, जिसका उद्देश्य लंदन को ये चेतावनी देना था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लंदन ने न सिर्फ इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि स्वयं मॉरिस बकमास्टर ने नॉर्मन को जवाब देते हुए कहा, तुम अपना सिक्योरिटी चेक भूल गए थे और अब आगे से सावधानी बरतना। ये सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर चूक थी जो कि विनाशकारी साबित होने वाली थी। बकमास्टर ने इस तरह का संदेश कैसे भेजा, जबकि दिखावटी सिक्योरिटी चेक का उद्देश्य ही यह संकेत देना था कि गुप्तचर पकड़ लिया गया है। ये चीफ एफ सेक्शन के उच्चतम स्तर पर बुनियादी चूकों की ओर इशारा करती थी। बकमास्टर के उक्त संदेश ने जर्मनों के सामने इस बात को उजागर कर दिया कि गुप्तचरों के पास दो तरह के सिक्योरिटी चेक होते हैं और इसलिए जर्मनों ने पकड़े गए गुप्तचरों पर और ज़्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया। चूँकि नॉर्मन की गिरफ्तारी की रिपोर्ट नूर द्वारा, साथ ही कोएन और दाउलेन द्वारा भेजी जा चुकी थी, इसलिए बकमास्टर की ओर से उक्त संदेश का भेजा जाना आश्चर्यजनक है। इससे बेकर स्ट्रीट में समन्वय के चिंताजनक अभाव का भी संकेत मिलता है। बताते हैं कि उनके संदेश को जिस तरह प्राप्त किया गया था उससे वो इतने ज़्यादा त्रस्त हो उठे थे कि उन्होंने जर्मनों के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया था। जर्मनों ने नॉर्मन और मैकालिस्टर के रेडियो सेटों में इस कदर सफलतापूर्वक संदेश भेजे कि एक्ज़ावियो, ज़िएल और दुतील सीधे गिस्तापो के हाथों में जा गिरे। नूर को भी उसके प्रमुख अधिकारियों ने उस वक्त सीधे जर्मनों के हाथों में सौंप दिया था जब उन्होंने उनसे कैफ़े कॉलेजी में दो गुप्तचरों से मिलने को कहा था। वे उस समय बाल बाल बच तो गई थीं, लेकिन गिस्तापो से उनका आमना सामना हो गया था, जो उसके बाद उन्हें देखकर पहचान सकते थे। जुलाई 1943 से 10 महीनों तक जर्मनों ने एफ सेक्शन के जब्त ट्रांसमीटरों से 4 बार छलपूर्ण संदेश भेजे थे। बाद में फरवरी 1944 में उन्होंने नूर के रेडियो सेट का दुरुपयोग करके आतेल में मैदलिन डेमरमेंट और लियोनेल ली को गिरफ्तार कर लिया। बकमास्टर ने एक बार फिर लियो मार्क्स की इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया कि नूर शायद जर्मनों के हाथ लग गई हैं और इस लापरवाही के घातक परिणाम हुए।
बकमास्टर को 1 अक्टूबर 1943 को जैक की ओर से बर्न से एक टेलीग्राम भी भेजा गया था, जिसमें कहा गया था, सोनिया ने 25 तारीख को लौटकर रिपोर्ट दी कि अर्नेस्ट मॉरिस और मैदलीन गंभीर दुर्घटना के शिकार हुए हैं और अस्पताल में हैं। मॉरिस बारडे है, मैदलीन WT ऑपरेटर है। अगर तुम पिकअप प्लान के मुताबिक काम करते रहो तो मैं फ़ोटोग्राफ प्राप्त करके बता पाऊंगा कि वो वास्तविक है या गेस्तापो मॉरिस। सोनिया की मार्फत और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब बकमास्टर ने जवाब दिया, मैदलिन की ओर से 25 तारीख के बाद जाहिर तौर पर वास्तविक संदेश प्राप्त हुए हैं, इसलिए सोनिया की खबर को कुछ संदेह की निगाह से देखता हूँ। क्या तुम सोनिया की विश्वसनीयता पर राय दे सकते हो? मूल संदेश जगलर सर्किट के जैक वेल ने भेजा था, जो प्रॉस्पर के ध्वस्त होने के बाद बर्न भाग गए थे। संदेश में जिसे सोनिया कहा गया है वो स्पष्ट तौर पर सोनिया ऑल्स्टेन्स की है, उनकी कुरियर और प्रेमिका, जो पेरिस में छुपकर रह रही थी और जो बाद में नट्सवाइला में मारी गई थी। हालांकि चेतावनी गलत थी, क्योंकि नूर कभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुई थी और मध्य अक्टूबर के पहले तक पकड़ी नहीं गई थी। तब भी लंदन को इस चेतावनी की वजह से सचेत हो जाना चाहिए था और उनके संदेश को और अधिक सावधानीपूर्वक जांचना चाहिए था। एक बार फिर ये बकमास्टर ने नहीं किया, बावजूद इसके कि नूर ने पकड़े जाने के बाद अपने संकटपूर्ण विशेष सिक्योरिटी चेक भी भेजा था। ये समझ पाने में एफ सेक्शन को 6 हफ्ते लग गए कि नॉर्मन गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके वायरलेस से आ रहे संदेश झूठे हैं। जब लंदन को जर्मनों द्वारा किए जा रहे छल का एहसास हुआ तो उन्होंने भी उनके साथ उसी तरह का छल शुरू कर दिया। उन्होंने जर्मनों के लिए हथियार और पैसा गिराना जारी रखा और उनके मन में ये जगाए रखा कि लंदन के लोगों को उनके छल का एहसास नहीं हुआ है। इससे एसओई को नए सर्किट खड़े करने का वक्त मिल गया, जिनके बारे में जर्मनों को पता ही नहीं चला। इसने गेस्तापो के मन में सुरक्षा का झूठा एहसास भी जगाया। इसके अतिरिक्त लंदन को ये भी पता लग सका कि गेस्तापो ने अपना स्थानीय रिसेप्शन कमेटियाँ किस जगह गठित की थी। गोइड्स और उसके सहायक जोसेफ प्लेग बड़ी मात्रा में धन, लगभग 8,572,000 फ्रैंक या लगभग 43,000 पाउंड हासिल करके बहुत आनंदित थे, लेकिन एसओई को ये घाटा उठाने योग्य लग रहा था। मॉरिस बकमास्टर को उम्मीद थी कि जर्मनों का ध्यान बटाकर वे उस नॉर्मेंडी में नए सर्किट खड़े कर लेंगे जिसके बारे में जर्मनों को कुछ भी मालूम नहीं था। ये हेडमास्टर और साइंटिस्ट सर्किट ही थे जिन्होंने उस इलाके में D-Day के पहले अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन तब तक उनके कई आला दर्जे के गुप्तचर पकड़े जा चुके थे। कहते हैं कि अप्रैल और मई में हिमलर, गोयरिंग और हिटलर ने रेडियो जालसाजी को लेकर चर्चा की थी। वे ये सोच रहे थे कि उन्हें लंदन से ये बात कब कहनी चाहिए कि हमने तुम्हारे कुछ उत्कृष्ट कोटि के गुप्तचरों को पकड़ लिया है। हिटलर का सोचना था कि उन्हें यह आघात ऐसे समय पहुंचाना चाहिए जब वो पूरी तरह निहत्थे हो जाएं, लेकिन तब तक बेकर स्ट्रीट भी उसी जालसाजी में लग चुकी थी। प्रतिरोध की जड़ें फ्रांस की धरती पर मजबूती से रोप दी गई थी। जिन वायरलेस ऑपरेटरों ने युद्ध क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जानें गंवाई थीं, उनके बलिदान को युद्ध के लिए मात्र उनके योगदान के रूप में याद रखे जाने वाला था। रेडियो संबंधी जालसाजी के अलावा ये विश्वास भी था कि एसओई ने देरिको जैसे डबल एजेंट्स का उनके अपने उद्देश्यों के लिए बचाव किया था, जिसके तहत उन्होंने उनके अपने गुप्तचरों का गेस्तापो के समक्ष भांडाफोड़ किया था। हालांकि जीन ओवरटन फुलर देरिको को संदेह का लाभ देने को तैयार थी। उनका कहना था कि उसने जर्मनों के जानबूझकर किए जा रहे छल को जारी रखा था और उनका विश्वास जीतने के लिए कुछ रहस्य बता दिए थे। बदले में उसने बहुत सारे गुप्तचरों को इंग्लैंड वापस भेजने का इंतज़ाम किया था। देरिको जीन ओवरटन फुलर को बहकाने और इस बात का यकीन दिलाने में सफल रहा था कि वो महज एक डबल एजेंट नहीं था, बल्कि ट्रिपल एजेंट था, जो बकमास्टर के साथ साथ किसी तीसरे को भी खबरें देता था। तीसरे से उसका अभिप्राय था MI6। जून 1948 में देरिको ने गुप्तचरों के साथ विश्वासघात के आरोप में फ्रांस में सैन्य अदालत का सामना किया था, लेकिन एफ सेक्शन के निकोलस बोडिंगटन ने उसके पक्ष में गवाही देते हुए कहा था कि वो न सिर्फ ये जानते थे कि देरिको के जर्मनों के साथ दोस्ताना रिश्ते थे, बल्कि ये भी जानते थे कि वो रिश्ते किस तरह क्यों थे। बोडिंगटन का कहना था कि वो एक खास वजह से वैसा कर रहा था और वे देरिको पर पूरा भरोसा करते हैं। जब बोडिंगटन 1943 में पेरिस गए थे, तब देरिको ने उनकी सुरक्षित यात्रा का इंतज़ाम किया था। शायद यही वजह थी कि वो उस पर अंतहीन भरोसा करता था। लेकिन जर्मनों
जर्मन सैन्य खुफिया सेवा अपव्यय के हुगो ब्लाइशर के मुताबिक डेरिको ने बॉडिंगटन के सुरक्षित आवास और यात्रा का इंतजाम जर्मनों की मदद से किया था और इसलिए किया था ताकि डेरिको को एसओई का पूरा समर्थन और विश्वास प्राप्त हो सके। डेरिको पर एसओई की विस्तृत फाइलों से पता चलता है कि वो उस पर संदेह करते थे। उन्होंने उसकी निगरानी की थी, उसके कपड़ों में माइक्रोफोन तक छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उन्होंने उसे भाग जाने दिया। इन फाइलों से खुलासा होता है कि एसओई को बॉडिंगटन पर भी संदेह था, लेकिन इस मामले में भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया। गोइट्स ने कहा कि डेरिको ने पेरिस से रवाना होने से पहले की आखिरी रात को उनके और कार्ल बोइम्बेर्ग यानी कि पुलिस पेरिस गेस्टापो का मुख्य अधिकारी, जिनका ऑफिस 82 एवेन्यू फर्स्ट में था, के साथ डिनर किया था। उसने ये भी कहा था कि डेरिको ने उन सारे खतों की प्रतियां तैयार की थीं जो उसके साथ लाइसेंडर में गई थीं और ये प्रतियां उसने बोइम्बेर्ग को दी थी। डेरिको ने गोइट्स को उस जगह की जानकारी दी थी जहां से स्वयं उसका रेडियो ऑपरेटर प्रसारण किया करता था, जिसका उद्देश्य इस ऑपरेटर को जर्मनों के वायरलेस खोजी दस्ते की गिरफ्तारी से बचाना था। उसने संकेत दिया था कि डेरिको बोइम्बर्ग का गुप्तचर था और बोइम्बर्ग को उसमें पूरा भरोसा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि डेरिको द्वारा पत्रों की फोटोकॉपीज तैयार कराए जाने की हरकत ने नूर समेत अनेक ब्रिटिश गुप्तचरों का मनोबल गिराया था। इससे उनके मन पर यह प्रभाव पड़ा था कि लंदन में कोई विश्वासघाती सक्रिय है। कीफर और गोइट्स दोनों का कहना था कि उन्हें डेरिको से सूचनाएं मिलती थीं। युद्ध क्षेत्र में सक्रिय डंकी मैन सर्किट के हेनरी फ्रेजर जैसे गुप्तचरों के मन में भी उसको लेकर संदेह रहे थे, लेकिन अंत में ये एक नाजी के विपरीत एफ सेक्शन के एक मुख्य अधिकारी बॉडिंगटन की गवाही थी, जिसकी वजह से डेरिको को बरी कर दिया गया था। एफ सेक्शन का ये सर्वाधिक विवादास्पद डबल एजेंट आज़ाद होकर चला गया। इसकी मृत्यु 1962 में एक एयरप्लेन क्रैश में हुई थी। गंभीर आरोप थे कि डेरिको की हर उड़ान पर जर्मनों की निगाह होती थी और आने वाले गुप्तचरों का पीछा किया जाता था। इन तमाम संदेहों के बावजूद एफ सेक्शन ने डेरिको को अपने साथ बनाए रखा, जिसके नतीजे में एसओई की योजना को लेकर कई लोगों के मन में सवाल उठे। चूँकि ये डेरिको ही था जिसने 16 जून के लाइसेंडर से आई नूर और उनके साथियों की अगवानी की थी, ऐसे में क्या ये आश्चर्य की बात थी कि इन चारों गुप्तचरों की मौत इनकी मुहिम के दौरान हुई? ऐसे कई अनुत्तरित सवाल बने हुए हैं, लेकिन जो बात संदेह से परे है वो ये है कि एसओई ने भले ही कई गलतियाँ की जो बहुत महंगी पड़ी, लेकिन युद्ध क्षेत्र में उनके गुप्तचरों ने अनुकरणीय कार्य किया। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर के मुताबिक एसओई के योगदान ने युद्ध को यूरोप में 6 महीने कम कर दिया था। एसओई के इतिहासकार एमआरडी फुट का कहना है कि रेडियो संबंधी गेम युद्ध की अनिवार्यता थी और जर्मनों को धोखा देने तथा नॉर्मंडी में पैराशूट उतारने के एक बड़े लक्ष्य के नाते बहुत ज़रूरी था। ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण थी कि जब तक लंदन ने जवाबी तौर पर रेडियो गेम की शुरुआत की, तब तक वे अपने कई आला दर्जे के गुप्तचरों को गंवा चुके थे। हिटलर जैसी ताकत से लड़ने की ज़रूरत के चलते असामान्य तौर तरीके अपनाने पड़े। युद्ध के जज्बातों में बह जाने की वजह से गलतियां ज़रूर हुई, लेकिन अंततः विजय प्राप्त कर ली गई। फुट को ये बात आपत्तिजनक लगी थी कि नूर जैसे गुप्तचर को, जिनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी, उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। लेकिन रेडियो ऑपरेटर उस वक्त की मांग थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। फुट ने लिखा था, इस सवाल का कि इतने महत्वपूर्ण काम के लिए इतने कम ट्रेंड लोगों को क्यों भेजा गया, एक ही जवाब है, काम का किया जाना अनिवार्य था और ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसे भेजा जाता। युद्ध के कई दशकों के बाद एसओई की भूमिका का मूल्यांकन करना आसान है। फुट के मुताबिक नॉर्मंडी पर हमले के पहले वहाँ की विस्फोटक सुरंगों को साफ करने गए सेना के इंजीनियरों, जिनमें से 3/4 या तो मारे गए थे या बुरी तरह घायल हो गए थे, जो भी उन्होंने बलिदान दिया था वो उतना ही बड़ा था जितने की मांग स्वेटिल, नूर या एसओई के अन्य गुप्तचरों से की गई थी। हमले की तैयारी के लिए दोनों ही काम जरूरी थे और दोनों ही काम पूरी तरह बहुमूल्य थे। युद्ध क्षेत्र में नूर ने जिस साहस और दक्षता का परिचय दिया था वो अनुकरणीय था और संदेशों को सावधानीपूर्वक फाइल करने संबंधी निर्देशों, जो किसी भी तरह से स्पष्ट नहीं कहे जा सकते थे, इसे लेकर जो गलतफहमी हुई थी, अगर इसे छोड़ दिया जाए तो उनके काम में कहीं कोई चूक नहीं थी। अगर उनके साथ विश्वासघात ना किया गया होता तो नूर ने सचमुच ही गेस्टापो को उसी का खेल खेलते हुए पछाड़ दिया होता।
उनके साहस और शक्ति ने उन्हें बिना समर्पण किए अंत तक टिकाए रखा और आखिरी क्षण तक उनका सीना गर्व से तना रहा। जब फोक्ट ने ये कहने की कोशिश की थी तो उनका उत्सर्ग व्यर्थ हो गया। तो उन्होंने कहा था, मैंने अपने मुल्क की सेवा की है, यही मेरा पुरस्कार है। मॉरिस बकमास्टर, वेरा एटकिंस और सेल्विन जेप्सन ने नूर में जो भरोसा जताया था उसे उन्होंने अंततः सही साबित कर दिखाया। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और हुनर का कारगर ढंग से इस्तेमाल करते हुए खुद को 3 महीने तक जर्मनों के हाथों गिरफ्तार किए जाने से बचाए रखा, जिस दौरान उन्होंने कई बार अपने ठिकाने बदले, अपना भेष बदला और अपनी मदद के लिए वफादार दोस्तों की मंडली का इस्तेमाल किया। अगर उनके साथ विश्वासघात ना किया गया होता तो वो इंग्लैंड लौट गई होती, जिस तरह दूसरे रेडियो ऑपरेटर जैसे कि ब्रायन स्टोनहाउस या गोबेक ताउलेन संदेश भेजते समय जर्मनों के दिशा सूचक वाहनों द्वारा इसलिए पकड़ लिए गए थे क्योंकि वो एक ही जगह से लगातार प्रसारण करते थे। उस तरह नूर अपनी किसी गलती से गिरफ्तार नहीं हुई थी, यहाँ तक कि उन्हें बंदी बनाने वाले जर्मनों तक ने इस बात को स्वीकार किया था कि उन्हें पकड़ने के उनके सर्वश्रेष्ठ उद्यमों के बावजूद वो अपनी गिरफ्तारी को महीनों टालती रही थी। युद्ध के बाद गोइट्स से जो पूछताछ की गई थी उसमें उन्होंने कहा था, अख शाम्बो की गिरफ्तारी के समय मुझे पहली बार मैदलिन के वजूद का पता चला था। हमारे पास उसकी शख्सियत का ब्यौरा था और हम जानते थे कि वो प्रॉस्पर नेटवर्क की WT ऑपरेटर थी। स्वाभाविक ही उसकी गिरफ्तारी में हमारी बहुत अधिक दिलचस्पी थी क्योंकि हमें शक था कि वो WT के संदेश लंदन भेजती थी। वायरलेस डिटेक्शन स्टेशन उस तरह के व्यक्ति पर नज़र रखता था, लेकिन वो नूर तक इसलिए नहीं पहुंच सका क्योंकि उसके प्रसारण स्थल लगातार बदल रहे थे। अक्टूबर में या उसके आसपास लगा था कि हम उस तक पहुंच रहे थे, लेकिन एक बार फिर उसे गिरफ्तार करना संभव नहीं हुआ। और यूजस कीफा ने इसकी पुष्टि की थी। हम महीनों से नूर के पीछे लगे थे और चूंकि हमारे पास उसकी शख्सियत का ब्यौरा था इसलिए हमने सारे ठिकानों पर निगरानी रखने का इंतज़ाम किया था। उसके कई पते थे और वो बहुत सावधानीपूर्वक काम करती थी। गिरफ्तारी के बाद नूर का व्यवहार भी आदर्श उदाहरण था। सख्त से सख्त गुप्तचर भी हिंसक पूछताछ और यातना के सामने टिक नहीं पाए थे, जैसे कि गिलबर्ट नॉर्मन और दाउलेन। लेकिन नूर दृढ़ बनी नहीं। भारी यातना और विपत्तियों के बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उनको बंदी बनाने वाले लोग तक उनसे बरबस प्रभावित थे। कीफा उस वक्त रो पड़ा था जब पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि नूर को फोर्ट्सहाइम से दखाऊ भेजा गया था और वहां उन्हें मार दिया गया था। 5 अप्रैल 1949 को नूर को मरणोपरांत ब्रिटेन के सबसे बड़े असैनिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया। सम्मान की प्रशस्ति में कहा गया था, किंग विमेंस ऑक्सिलरी एयर फोर्स के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नौरा इनायत खान 9901 को मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित करते हुए अत्यंत विनम्र और प्रसन्न हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नौरा इनायत खान प्रथम महिला ऑपरेटर थी जिन्हें दुश्मन के कब्जे वाले फ्रांस में घुसपैठ करने भेजा गया था, जहां वे 16 जून 1943 को लाइसेंडर विमान से उतारी गई थी। उनके वहां पहुंचने के तुरंत बाद के सप्ताहों में गिस्तापो ने पेरिस के उन प्रतिरोध आंदोलनकारियों की सामूहिक गिरफ्तारियां की थी जिनके साथ काम करने उन्हें भेजा गया था। बावजूद इसके कि उन्हें लंदन लौटने का मौका दिया गया था, उन्होंने उस पोस्ट से हटने से इनकार कर दिया जो फ्रांस की प्रमुख और सबसे ज़्यादा खतरनाक पोस्ट बन गई थी, क्योंकि वो अपने फ्रांसीसी साथियों को संचार व्यवस्था से वंचित नहीं छोड़ना चाहती थी। साथ ही वो अपने समूह को पुनर्गठित करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी पोस्ट पर बनी रहीं और बहुत अच्छी तरह से काम करती रहीं, जिसकी वजह से उन्हें मरणोपरांत मेंशन इन डिस्पैचेस प्रदान किया गया। गिस्तापो के पास उनका पूरा ब्यौरा था, लेकिन उसे सिर्फ उनके गुप्त नाम मैदलिन की ही जानकारी थी। उन्होंने उन्हें पकड़ने और इस तरह लंदन के साथ अंतिम बचे संपर्क सूत्र को समाप्त करने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करते हुए अच्छा खासा पुलिस बल लगा दिया था। 3.5 महीने बाद उनके साथ गिस्तापो के पक्ष में विश्वासघात किया गया और गिस्तापो के मुख्यालय एवेन्यू फर्स्ट में ले जाया गया। गिस्तापो ने उनके गूढ़ संकेतों और संदेशों का पता लगा लिया था, लेकिन वो लंदन पर प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने नूर से सहयोग करने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें गिस्तापो मुख्यालय की 5वीं मंजिल की एक कोठरी में कैद कर रखा था। वहाँ से वो कई हफ्ते वहीं रहीं, जिस दौरान उन्होंने भागने की 2 कोशिशें की, जिनमें वो कामयाब नहीं रही।
उनसे घोषणा पत्र पर साइन करने को कहा गया कि वो दोबारा भागने की कोशिश नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और गेस्तापो के प्रमुख अधिकारी ने उन्हें सुरक्षित हिरासत में रखने के लिए बर्लिन से अनुमति प्राप्त की। जर्मनी भेजी जाने वाली वो पहली गुप्तचर थी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इनायत खान को नवंबर 1943 में कार्लसरूहे और फिर फोर्ट्सहाइम भेज दिया गया, जहां उनकी कोठरी मुख्य जेल से अलग थी। उन्हें असामान्य रूप से खतरनाक और असहयोगी कैदी माना जाता था। जेल के निदेशक से पूछताछ की गई और उसने इस बात की पुष्टि की थी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इनायत खान ने कार्लसरूहे के गेस्तापो द्वारा पूछताछ किए जाने पर अपने काम या अपने साथियों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया था। 12 सितंबर 1944 को उन्हें 3 अन्य कैदियों के साथ दखाऊ शिविर में ले जाया गया। वहां पहुंचने पर उन्हें शवदाह गृह में ले जाया गया और गोली मार दी गई। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इनायत खान ने 12 महीने से अधिक समय तक सर्वाधिक ध्यानाकर्षी साहस का परिचय दिया, नैतिक और शारीरिक दोनों तरह के साहस का। 3 वर्ष पहले 16 जनवरी 1946 को फ्रांस ने नूर के गोल्ड स्टार से युक्त ख्वा टू गेयर नामक अपने सबसे बड़े सैनिक पुरस्कार से सम्मानित किया था। पुरस्कार की प्रशस्ति में कहा गया था, मिनिस्टर ऑफ द आर्मीज़ की सिफारिश पर चीफ ऑफ आर्मीज़, मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस, प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक आर्मी कॉर्प्स के आदेश को उद्धृत करते हैं। ASO नोरा इनायत खान WAAF लंदन और पेरिस के इलाके के एक प्रतिरोध आंदोलनकारी संगठन के बीच संदेशों के आदान प्रदान को सुनिश्चित करने की मुहिम के साथ वायरलेस ऑपरेटर के रूप में 16 जून 1943 को लाइसेंडर विमान से फ्रांस भेजी गई थी। उनके आने के कुछ ही समय बाद एक के बाद एक कई गिरफ्तारियों ने उक्त संगठन को भंग कर दिया था। उन्हें भागने की इजाज़त थी, लेकिन तब भी वो बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अपनी मुहिम को पूरा करने में लगी रहीं। जुलाई 1943 में घात लगाकर घेरे जाने पर वो और उनके साथी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे जर्मनों को मारकर या जख्मी कर बच निकलने में कामयाब रहे। अंततः नौरा को अक्टूबर 1943 में गिरफ्तार कर जर्मनी भेज दिया गया। इस प्रशस्ति के साथ उन्हें गोल्ड स्टार से युक्त खो दू गोएक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जनरल चार्ल्स द गॉल द्वारा हस्ताक्षरित। पेरिस में नूर की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में जनरल की भतीजी और द नेशनल एसोसिएशन ऑफ एल्मनाई डिपोटीज एंड इंटरनीज ऑफ द रेजिस्टेंस के अध्यक्ष गॉल अंतोनियन ने कहा था, उनकी राष्ट्रीयता और उनके परिवार की परंपरा में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें युद्ध में वो भूमिका निभाने के लिए बाध्य करता। तब भी उन्होंने उसका चुनाव किया। ये हमारी लड़ाई थी जिसे उन्होंने चुना था। उसे वो सराहनीय अपराज्य साहस के साथ लड़ती रहीं। नहीं, हम नूर इनायत खान को कभी नहीं भूलेंगे, जो अंग्रेज सेना के सहायक अधिकारी होने के साथ साथ फ्रांसीसी मुक्त वाहिनी की लड़ाकू भी थी। वे अपने विवाह को ताक पर रखकर फ्रांस लौटी और हमारे जीवन की जगह अपने जीवन को गेस्तापो के हाथों तबाह होने के लिए सौंप दिया था और इसकी खातिर अपने ट्रेनिंग तक को अधूरा छोड़ दिया था। उन्होंने कभी हथियार नहीं डाले और अपनी गिरफ्तारी के बाद से अंत तक लगातार जूझती रहीं। अद्भुत उदाहरण है हम सबके लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए। एसओई के उनके प्रमुख अधिकारियों ने इस दुबली पतली हिंदुस्तानी लड़की को, जिसने ब्यूली में विवाद खड़ा कर दिया था, भरपूर स्नेह के साथ याद किया था। बकमास्टर के मन में नूर के प्रति हमेशा पितृसुलभ स्नेह का भाव रहा और वे उनके साहस की हमेशा बहुत सराहना किया करते थे। नूर ने युद्ध क्षेत्र में और फिर जेल में जिस साहस का परिचय दिया था, उसके बारे में विस्तार से जानने के बाद बकमास्टर ने ही वेरा एटकिंस के साथ मिलकर नूर के जॉर्ज मेडल को जॉर्ज क्रॉस में बदलने की सिफारिश की थी। अपनी अंतिम टिप्पणी के तौर पर बकमास्टर ने कहा था, अत्यंत साहसी और मर्मस्पर्शी ढंग से उत्साही लड़की। उसने जर्मनों का आघात पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर रखा था और उस बदकिस्मत लड़की ने वो कर दिखाया। दखाऊ के शमशान में जिस जगह नूर और उनकी 3 साथी मारी गई थीं, उस जगह से शिलालेख में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। उनकी याद में एक और प्रशस्ति पट्टिका दखाऊ संग्रहालय के रिमेम्बरेंस हॉल में लगी है। नाइट्स ब्रिज लंदन के सेंट पॉल चर्च में एक प्रशस्ति पट्टिका एसओई के उन 13 गुप्तचरों के लिए समर्पित है जो फ्रांस से कभी नहीं लौट सके थे। इन 13 गुप्तचरों में एन इनायत खान जीसी भी शामिल है। उनका नाम रनी मीर सरे के रैफ स्मारक में शामिल है, जो रैफ के उन कर्मचारियों के लिए समर्पित है
जिनकी कब्रें अज्ञात हैं। साथ ही उनका नाम लंदन में हाइड पार्क कॉर्नर के करीब कॉमनवेल्थ सोल्जर्स के मेमोरियल गेट्स पर भी अंकित है। उनके सम्मान में एक प्रशस्ति पट्टिका गृहिणियों के एग्रीकल्चरल स्कूल में लगी हुई है, जहां से इन्होंने संदेशों का प्रसारण आरंभ किया था। सुरेन में उनके बचपन के मकान के बाहर लगी एक प्रशस्ति पट्टिका में कहा गया है, यहाँ रहती थी नूर इनायत खान 1914-44, जिन्हें प्रतिरोध आंदोलन में मैदलिंग के नाम से जाना जाता था। बकमास्टर नेटवर्क की रेडियो ऑपरेटर जिन्हें दखाऊ में गोली मार दी गई थी। उनके नाम पर सुरेंग के एक हरे भरे चौराहे का नामकरण कूग मैदालिन किया गया है और हर वर्ष बेस्टिल डे पर 14 जुलाई को इस हिंदुस्तानी स्त्री के बलिदान की याद में, जिसने फ्रांस और आज़ादी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था, ट्यूलेरी स्ट्रीट स्थित फजल मंजिल के बाहर सेना का बैंड बजाया जाता है। अप्रैल 1949 में नूर को जॉर्ज क्रॉस से अलंकृत किया जाने की घोषणा के 10 दिन बाद अमीना बेगम की मृत्यु हो गई। वे नूर की मृत्यु की खबर से कभी उबर नहीं सकी थी। उस खबर ने उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर कमज़ोर कर दिया था। विलायत परिवार के बोझ को अपने युवा कंधों पर ढोते हुए अमीना को वापस पेरिस ले आए थे। अमीना मानो अपनी बेटी के मरने के सम्मान की खबर सुनने और जिस घर को उन्होंने वर्षों बाद इनायत खान के साथ मिलकर बसाया था, उसमें वापस लौटने के लिए ही ज़िंदगी से चिपकी हुई थी। लगभग 7 वर्ष बाद फजल मंजिल लौटने पर उन्होंने उसे वैसे का वैसा पाया। युद्ध ने अपने बदसूरत निशान छोड़े थे, लेकिन तब भी वो घर था। उसे उनके दोस्तों, पड़ोसियों और उन चाचा ने संभाल कर रखा था जो फ्रांस में ही बने रहे थे। नूर का हार्प फजल मंजिल लौट आया था, जहाँ उसे इनायत खान के स्मृति चिन्हों के बीच जगह मिल गई। जब हम नूर को भारतीय मूल की उस मुस्लिम औरत के रूप में देखते हैं जो ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार थी, तब आज युद्ध के कई दशक बीत जाने के बाद उनकी उपलब्धियां और भी महत्वपूर्ण हो उठती हैं। वे हालांकि भारत की स्वाधीनता के प्रति प्रतिबद्ध थी, तब भी जर्मनी के खिलाफ मित्र राष्ट्रों के युद्ध को समर्थन देने को लेकर उनके मन में कोई संशय नहीं था। एक ऐसे समय पर जब भारत छोड़ो आंदोलन के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई अपनी पराकाष्ठा पर थी, वे रैफ में अधिकारी के पद के लिए साक्षात्कार देते हुए हिंदुस्तान के बारे में अपने नज़रिए को दो टूक ढंग से सामने रख रही थी। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने समर्थन का इजहार कर रही थी और युद्ध में इंग्लैंड के उत्कट समर्थन की अपनी वजह बता रही थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि वो युद्ध के दौरान इंग्लैंड का पक्ष लेंगी और युद्ध के बाद आज़ादी की लड़ाई का पक्ष लेंगी। उनके भाई हिदायत की दृढ़ मान्यता थी, यदि वो जीवित नहीं होती तो हिंदुस्तान की आज़ादी उनका अगला ध्येय होता। जेल में नूर अपने नोरा बेकर होने के किस्से पर अड़िग रहीं। ऐसी रिपोर्ट है जो बताती है कि जर्मनों ने उनके साथ दूसरे कैदियों की तुलना में अधिक क्रूर व्यवहार इसलिए किया था क्योंकि उनकी चमड़ी काली थी, लेकिन उन्होंने उन सारी क्रूरताओं को पूरी गरिमा के साथ सहा, अपने साथियों के प्रति विश्वासघात नहीं किया और ना ही अपने संगठन के बारे में किसी तरह की जानकारी दी। अंत में नूर के बंदरों ने पुल पार कर लिया। वे दुष्ट राजा के चंगुल से बच निकले और आज़ादी के रास्ते पर चले गए। सितंबर की एक किंचित सर्द सुबह जर्मनी के एक मनहूस मृत्यु शिविर में नूर ने अपने घुटनों के बल बैठकर सबसे बड़ा बलिदान कर दिया। आज उस स्थल पर दखाओं के शमशान के करीब, जहां मौत के शिकार बनाए गए 30,000 से ज़्यादा लोगों की अस्थियां दफन हैं, फूलों का एक सादा सा बगीचा स्वतंत्र दुनिया के लिए उनके उपहार का प्रतीक बनकर महक रहा है।